और इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम रुख कर लेते हैं। उनका संबोधन प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो, किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कॉप सम्मेलन में उनका ये शुरुआती संबोधन था। आगे भी भारत की ओर से किस तरह का पक्ष वहां पर रखा जाता है, ये जानना और देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देश भर की निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, उनकी ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सारे देशों से इस अभियान में जुड़ने की उनकी ओर से बात कही गई है। उन्होंने हिंदुस्तान में शुरू की गई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिले और बढ़ चढ़कर तमाम दूसरे देश इस अभियान से जुड़ें। भारत में भी हमने कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिससे कम से कम जो पिछड़े हैं उनको फायदा मिल पाए। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आप देख पा रहे हैं कि यकीनन कोरोना के बाद ये जो COP26 समिट हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पिछड़े देशों को वैश्विक स्तर पर मदद की जाए, इस पर खासा जोर देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और अब खबरदार में सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने सुना। आज दुनिया भर में दो शब्दों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला है ग्लासगो और दूसरा है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ग्लासगो में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर COP26 नामक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उनकी ओर से क्या बड़ी बातें की गई। इस सम्मेलन में जिस देश और उसके नेता की बातों पर सबसे ज्यादा फोकस है वो हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से ग्लासगो में भारत का मौसम बना दिया है, उनका ग्लासगो वाला वीडियो एल्बम भी आपको हम दिखाने वाले हैं खबरदार में। और जलवायु परिवर्तन पर पूरब और पश्चिम की लड़ाई को भी आज हम डिकोड करने वाले हैं। दरअसल वो अमीर देश जिन्होंने अपनी औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए जमकर कोयला जलाया, वो अब ग्लासगो के सम्मेलन में क्लाइमेट संत बन गए हैं। इन अमीर देशों ने अपने विकास के लिए पर्यावरण का मनचाहा दोहन किया और अब ये लोग संत की मुद्रा में भारत सहित तमाम विकासशील देशों को अपना प्रवचन देने आ गए हैं। अमीर देशों के ज्ञान के सामने भारत के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी फिल्टर लगाया है। ये जरूर देखिएगा आप। एक सदी तक भयानक प्रदूषण फैलाकर उधर दूसरों पर नियम कानून थोपने वाले अमीर देशों को आज आईना दिखाना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर की आंखों पर जमा कार्बन साफ हो पाएगा। 90 के दशक से अब तक पर्यावरण पर सिर्फ बैठकें और गोष्ठियां ही हो रही हैं, लेकिन बड़े बड़े देशों की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही। ऐसे में भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है। यकीनन पीएम मोदी की ओर से अभी जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बड़ा संदेश उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है अपने इस संबोधन में। उधर कैसे भारत प्रदूषण जीवी देशों को आईना दिखाएगा और दुनिया में पर्यावरण की विश्व क्रांति का केंद्र भारत कैसे होने वाला है, ये सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। बाकी आप तो देख रहे हैं कि प्रकृति और मौसम पहले के मुकाबले कितने आक्रामक हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे भारत की दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। वहीं आज उत्तर प्रदेश की सियासत में पाकिस्तान के कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना के महत्व का विश्लेषण करेंगे। यूपी में जिन्ना वाली राजनीति का नया सीजन लेकर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उन्हें बंटवारे के डिजाइनर जिन्ना के समाजवादी फैन की उपाधि दी जा रही है और यूपी में मुस्लिम वोटों की राजनीति नए सिरे से शुरू हो गई है। चलिए शुरुआत करते हुए हमारी धरती का भविष्य सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस लें, इसके लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 26वां सम्मेलन हो रहा है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सम्मेलन में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं।
सभी देशों को बारी बारी से पूरी दुनिया को बताना है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। पर्यावरण की कसौटी पर जिस तरह से 19वीं और 20वीं सदी पश्चिमी देशों की थी, ठीक उसी तरह से ये सदी एशियाई देशों की नाम रहने वाली है। ऐतिहासिक रूप से जिन देशों ने औद्योगिक क्रांति के नाम पर पूरी दुनिया को कार्बन उत्सर्जन से बढ़े हुए तापमान की सौगात दी, वही अमीर देश अब भारत जैसे विकासशील देशों को ज्ञान दे रहे हैं और नेट जीरो की थ्योरी थोप रहे हैं। भारत इस बात पर आपत्ति जता रहा है क्योंकि इसे अपनाने से भारत के औद्योगिक विकास की गति रुक जाएगी। आप सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि पहले अमीर देशों ने अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए पर्यावरण का मनचाहा दोहन किया और अब जब इसके बुरे प्रभाव सामने आने लगे तो खुद को सुपर पावर कहने वाले वही देश दूसरों को नियम कानून बताने लगे। ऐसे में COP26 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो, किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से जो बड़ी बातें COP26 समिट में कही गई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यकीनन दुनिया भर की नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि वहां पर जो बड़े नेता मौजूद हैं उनकी ओर से क्या कहा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हैं। बारिश, बाढ़, तूफान से फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसका विस्तार से जिक्र करते हुए पीएम नजर आए। आगे उनकी ओर से कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग पर छोटे देशों को मदद की जरूरत है। छोटे देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ग्लोबल वार्मिंग पर बड़े देश छोटे देशों की मदद करें, किसानों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो छोटे देश हैं वही इससे प्रभावित रहते हैं। पिछड़े देशों को ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए COP26 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उनकी ओर से कहा गया, किसानों के लिए पर्यावरण में बड़ा बदलाव संकट लेकर आया है। इसी वजह से छोटे देशों को मदद की जाए ताकि वो भी, पिछड़े देशों को ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। COP26 सिर्फ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान निकालने की ये बैठक नहीं है। आपको बताते चले कि ये अमीर और विकासशील देशों के बीच एक तरह से टकराव का भी है और उसमें भारत की बात, भारत का विजन, भारत का प्लान पूरी दुनिया सुनना और देखना चाहती है, क्योंकि भारत की आपत्तियों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर भारत का विजन लेकर ग्लासगो में है, इसीलिए सबका फोकस भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इसकी झलक ग्लासगो की इन तस्वीरों से भी मिलती है। इटली में G20 सम्मेलन पूरा होने के बाद जब पीएम मोदी ग्लासगो एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का स्वागत स्कॉटलैंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र बैक पाइपर के संगीत के साथ हुआ। उनके स्वागत के लिए ग्लासगो में बसे भारतीय भी होटल में मौजूद थे। वहां मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। बारी बारी से पीएम मोदी सभी लोगों से मिले और इस दौरान भारतीयों की एक टोली ने पीएम मोदी को एक खास गाना समर्पित किया। जलवायु परिवर्तन पर गंभीर मंथन से पहले पीएम मोदी के फैंस ने ग्लासगो में हिंदुस्तानी मौसम बना दिया था।
स्कॉटलैंड की ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, किस तरह से भक्तिमय पूरा का पूरा माहौल, वहां पर देशभक्ति के गीत गूंजते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को निराश नहीं किया, तमाम लोगों से वो मुखातिब हुए। सीधे रुख करेंगे, लवीना मेरी सहयोगी इस वक्त वहीं से जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। लवीना, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं उसका सबसे बड़ा फोकस किस बात पर था और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश और संकेत देने की कोशिश की है कि सबसे ज्यादा जो छोटे देश हैं वो इससे प्रभावित हैं और उनको तत्काल मदद की जरूरत है, और क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं लवीना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये और भारत की ये कोशिश रही है कि जो जितने भी विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जो मदद मिलनी चाहिए वो मुहैया कराई जाए। अगर क्लाइमेट चेंज को की तरफ हमें मिटिगेट करना है, उस पर रोक डालनी है अगर, तो उसके बिना जो देश अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, उसके बिना, उस मदद के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री का एक ये बहुत बड़ा संदेश रहा है। साथ में अडेप्टेशन पॉलिसी, ना सिर्फ इस बात पर उन्होंने काफी तवज्जो दी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां जहां क्लाइमेट चेंज के असर पड़े हैं जिन देशों पर, उन देशों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो अभी भी जूझ रहे हैं पर्यावरण के प्रकोप से, उनको वहां पे और भी ज्यादा मदद की जरूरत है। तो पहल एक तरह से आवाज है उन देशों के लिए जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि इसलिए भी कि भारत ने अपनी रिपोर्ट कार्ड, खुद की बहुत अच्छी रिपोर्ट कार्ड है और सोलर एनर्जी को लेकर भी पहल करना चाहते हैं। लेकिन बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पर जब हम लोगों से, एक्टिविस्ट से बात करते हैं तो, और साथ में जब बोरिस जॉनसन का भी जो स्पीच रहा जिसमें उन्होंने 1 बिलियन और तय किया है कि 12.9 बिलियन, 12.6 या 9 बिलियन जो भी फिगर है वो मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इकोनॉमी ठीक रही तो बस ये लेकिन पर ही बात आके अटक जाती है कि जो विकासशील देश है वो अपना भार उठाते हैं कि नहीं, और जो देश जैसे भारत को CO2 जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाना है वो तभी कर सकता है जब वो बाकी देश भी मदद करें। तो इस बात पर सारी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और सोलर एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री ने की और एक तरह से पायनियर किया है कि लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी अडेप्टेशन पॉलिसी को लेकर आए और जो देश जूझ रहे हैं पर्यावरण से, उसकी के प्रकोप से, उनको खासतौर पर जल्दी मदद मुहैया कराई जाए। बिल्कुल, किसानों का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए लवीना, और उनकी ओर से जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बड़ी बातें कही गई उसमें इस शब्द को भी जोड़ते हुए कहा गया कि किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि जिस तरह की मार तेज बारिश या बाढ़ के बाद पड़ती है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है। इसी वजह से जो खासतौर से छोटे देश हैं उनको तत्काल मदद दिए जाने की जरूरत है और दुनिया इसके लिए आगे आए। लवीना, छोटा सा जवाब इस पर आपका। बिल्कुल, और इस बात पर खास अडेप्टेशन पॉलिसी जिसे कहा जा रहा है उस पर खास प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है कि जो किसान, जो छोटे लोग, जो छोटे देश हैं, आइलैंड देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड देश हैं, और जिस तरह से पर्यावरण ऑलरेडी उन पर भार डाल रहा है, उन लोगों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए और ये जिम्मेदारी है विकासशील देशों की, क्योंकि उन्होंने ही ये वो तो निकल गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के साथ सारा उस पर आघात पहुंचाकर, लेकिन अब जो उसका बचा कुचा है उसको बांटना चाहते हैं। शुक्रिया लवीना इस पूरी जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई थी। यकीनन दुनिया भर की निगाहें खासतौर से इस पर बनी हुई हैं और पीएम मोदी की ओर से जो बड़ी बातें छोटे देशों के संदर्भ में की गई, उनकी आवाज को भी वहां पर बुलंद करने का काम पीएम की ओर से किया गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 26वें सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा हुई। पीएम मोदी की ओर से जो बातें कही गई वह भी हमने आपको सुना दिया है, लेकिन क्या इस तरह की चर्चाओं से बात बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल हमेशा से उठते आए हैं। आमतौर पर ऐसे सम्मेलनों को एक रस्म अदायगी की तरह देखा जाता है। 1992 में पहली बार जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसको अर्थ समिट कहा गया। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यहीं पर तय हुआ था कि पृथ्वी की जलवायु पर सभी देशों को एक मंच पर आने का प्रयास किया जाएगा। इसी के बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कॉप की पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी।
इसी के बाद से हर साल कॉप की मीटिंग होती है और उसमें पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन पर बात होती है। कॉप में 197 देश एक मंच पर आकर जलवायु परिवर्तन पर मंथन करते हैं। ये 26वां सम्मेलन है, इसीलिए इसे कॉप 26 कहा जा रहा है। हर साल की तरह इस बार के सम्मेलन में चर्चा इसकी भी हो रही है कि वर्ष 2050 तक हमारी धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए और 2030 तक सभी देश कार्बन उत्सर्जन में निर्धारित सीमा तक कटौती करें। कॉप की बैठकों का मकसद धरती के तापमान में आ रहे बदलावों पर ठोस उपाय के प्रयास करना होता है। हर साल इसके लिए कुछ खास प्रण लिए जाते हैं, प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, लक्ष्य तय किए जाते हैं। कॉप का पहला लक्ष्य है ग्लोबल वार्मिंग की गति को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना। दूसरा लक्ष्य है वर्ष 2050 तक नेट जीरो तक पहुंच जाना। आसान भाषा में कहें तो जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसके हिसाब से पेड़ लगाकर या दूसरे तरीकों से उतना ही कार्बन कम करना। कॉप का एक लक्ष्य यह भी है कि विकासशील देशों को $100 अरब की मदद देना ताकि वो कार्बन का उत्सर्जन कम करें। यह दावा 2009 में किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। इसके अलावा ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना और ऊर्जा के नए स्रोतों को बढ़ावा देना। अब एक सवाल आप सभी के जहन में आ सकता है कि क्या पृथ्वी का तापमान 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस होने से क्या फर्क पड़ सकता है? तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो दुनिया की 14% आबादी 5 साल में एक बार लू की चपेट में आएगी। लेकिन अगर यह तापमान 2 डिग्री बढ़ा तो दुनिया की 37% आबादी के साथ ऐसा होगा, यानी बड़ी आपदा आएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े ताकि इस सदी के अंत तक हालात बहुत ज्यादा खराब ना हो। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों की ही है? कॉप 26 में चीन, रूस और ब्राजील के नेता नहीं आए हैं। कार्बन उत्सर्जन में चीन का सबसे बड़ा शेयर है। रूस और ब्राजील की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। ऐसे में इनके ना होने से कॉप 26 में कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाएगी और ना ही समझौतों पर एक आम राय होगी। 1995 से अब तक जलवायु पर कम से कम 25 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। 894 अरब टन कार्बन उत्सर्जन हो चुका है। मानव इतिहास में हुए ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषण का 37% 1995 से 2021 के बीच हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है? अमेरिका और यूरोप के देश ये जिम्मेदारी विकासशील देशों पर डालते हैं, जबकि विकासशील देशों का तर्क यह है कि आज सुपर पावर बनकर बैठे देश खुद को क्लाइमेट संत ना समझें और नीतियां ऐसी बननी चाहिए जिनमें विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सके। आज जो देश विकसित होने का तमगा लगाकर घूम रहे हैं, वही देश धरती के आज के हालात के लिए जिम्मेदार है। जो देश 19वीं और 20वीं सदी में विकास के नाम पर उद्योगों की सुनामी लेकर आए, जिनकी फैक्ट्रियों से निकले धुएं ने धरती का तापमान बढ़ा दिया, वही देश जलवायु परिवर्तन पर परम ज्ञान का प्रवचन दे रहे हैं। उद्योगों के जरिए खुद का विकास 100 साल पहले ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करने वाले देश अब 2050 तक दुनिया को नेट जीरो के फायदे समझा रहे हैं। विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होने की बारी जब विकासशील देशों की आई तो इन्हीं अमीर देशों के ज्ञान चक्षु खुल गए। यही लोग अब धरती के तापमान पर चिंता जताते नजर आ रहे हैं। हम आपको धरती के तापमान से जुड़ा एक आंकड़ा दिखाते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो देश आज के क्लाइमेट संत बनकर नसीहतें दे रहे हैं, दरअसल ऐतिहासिक रूप से वही भोगी रहे हैं। धरती का तापमान पूर्व औद्योगिक काल से
जिसे आप 1861 से लेकर 1880 तक मान सकते हैं, उनके मुकाबले आज 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर इसी स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन बना रहा तो धरती का तापमान 21वीं सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जो आपदाएं लाएगा। जो देश आज कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने की बात कर रहे हैं, वही देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं के जिम्मेदार है। खुद को सुपर पावर समझने वाले देशों की सुपर विलेन वाली छवि हम आपको इन आंकड़ों के जरिए बताना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत की वैश्विक भागीदारी 7.2% है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को सुपर पावर समझने वाले देश अमेरिका की वैश्विक भागीदारी भारत से लगभग 2 गुनी यानी 15.2% और चीन की भागीदारी भारत से लगभग 4 गुनी यानी 27.8% है। कार्बन उत्सर्जन आज की समस्या नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया के विकसित देश परेशान हैं। दरअसल ऐतिहासिक रूप से ये वही देश हैं जिनकी वजह से दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे को झेल रही है। कार्बन उत्सर्जन मामले में अमेरिका 1850 से ही एक्टिव है। 1850 से अब तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका का वैश्विक योगदान 20% है। इसके बाद नंबर 2 पर चाइना है, जिसका योगदान तब से लेकर अब तक 11% है। इसके बाद 7% योगदान रूस का है, 5% ब्राजील के नाम पर है और 4% योगदान इंडोनेशिया का है। 20वीं सदी में भी औद्योगिक क्रांति के जरिए पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले यही देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में सबसे आगे रहे हैं। बात अगर वर्ष 1990 से की जाए तो उस वक्त से अगले 10 साल तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर था। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन के देश थे, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर रूस था। 5वां नंबर ब्राजील का, जबकि 6ठे नंबर पर भारत का नाम था। 2014 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में चाइना पहले नंबर पर आ गया और अमेरिका दूसरे नंबर पर पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन के देश तीसरे नंबर पर रहे और भारत चौथे नंबर पर आ गया। मतलब ये कि जिन देशों की भागीदारी कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा रही है, वही देश आज पर्यावरण के टोल पर बैठकर दूसरों की पर्चियां काट रहे हैं। अपने देश में यही देश विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करते रहे और विकासशील देशों को $100 अरब का लॉलीपॉप देने का वादा करके मुकर गए। इन पैसों को विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के नाम पर खर्च किया जाना था। आज तक ब्यूरो। जिन लोगों का जन्म 1990 से पहले हुआ था, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि मौसम की मार पहले से कहीं ज्यादा पड़ती है। जलवायु से जुड़ा पूरा का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती तो कभी एक ही दिन में साल भर के कोटे की बारिश हो जाती है। ये सब कुछ देखकर संकेत मिलता है कि आगे नई पीढ़ी हर समय कुदरत के कहर से निपटने में ही व्यस्त रहने वाली है और इस काम में बार बार जेब ढीली होगी। विश्व विख्यात जर्नल साइंस के एक रिसर्च को सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। अगर 1960 से 1990 तक पैदा हुए व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भयानक तबाही वाली 7 घटनाओं को देखा है, तो 2020 में पैदा हुई अगली पीढ़ी के युवा को ऐसी 15 से 50 घटनाएं तक देखनी पड़ सकती हैं। 2020 में पैदा हुआ बच्चा अपने पिता के मुकाबले झुलसा देने वाली भीषण गर्मी की 36 गुना ज्यादा घटनाएं झेलेगा। वन में भयानक आग लगने की 2 गुना घटनाएं ज्यादा। सब कुछ तहस नहस कर देने वाले तूफान उसके जीवन काल में 2 गुना ज्यादा आएंगे। राजनीति में झूठ बोलना और तथ्यों को अपने चुनावी एजेंडे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक कला मानी जाती है, लेकिन जब इस तरह के सियासी कारनामे की पोल खुलती है तो नेताओं के लिए सच से मुंह फेरना बहुत भारी पड़ जाता है। आज अखिलेश यादव के सामने कुछ ऐसी ही परिस्थिति खड़ी हो गई है। एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से कर दी। सवाल यह कि पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना का भला यूपी के चुनाव में क्या काम है? देश के बंटवारे के डिजाइनर जिन्ना इतने महान कब से हो गए कि उत्तर प्रदेश में उन्हें वोटों के चुंबक के रूप में इस्तेमाल किया जाए? इन सवालों की जवाब तो अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। सबसे पहले आप अखिलेश का वो बयान देखिए जिसमें इतिहास के बारे में उनकी सीमित जानकारी और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति की दबी हुई इच्छाओं का प्रमाण मिलता है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। सरदार पटेल जी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव ने अगर ये बयान तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर दिया है तो इसका सही जवाब उन्हें यूपी के चुनावों में मिल जाएगा, और अगर ये बयान जानकारी और तथ्यों के अभाव में दिया है तो जिन्ना के बारे में जानकारी दुरुस्त करने का ये एकदम सही समय है। आज अखिलेश यादव जिन मोहम्मद अली जिन्ना को महान स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, वो असल में भारत के दो टुकड़े करने वाली सोच के सबसे बड़े डिजाइनर थे। उन्होंने विभाजनकारी विचारों वाली कैंची बार बार चलाई, लगातार चलाई। 1933 में जिन्ना का यह विचार आया कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग देश मिलना ही चाहिए, अब इसके बिना काम नहीं बनेगा। आगे चलकर जिन्ना का यह विचार बिल्कुल पक्का हो गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग देश के नागरिक हैं। इसलिए 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पारित करके यह कहा गया कि मुस्लिम लीग का मकसद पाकिस्तान का निर्माण है। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को आजाद करने की तैयारी शुरू की। 1946 में कैबिनेट मिशन नाम का एक दल भारत आया था और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की कार्रवाई शुरू की। इस कैबिनेट मिशन में जिन्ना भारत की 10 करोड़ मुस्लिम आबादी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने किसी भी कीमत पर पाकिस्तान बनाने का धमकी भरा प्रस्ताव रखा था। अपने प्रस्ताव का विरोध होता देख जिन्ना ने ब्रिटिश हुकूमत को मुसलमानों की शक्ति दिखाने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कलकत्ता और कुछ और इलाकों में भयंकर दंगे शुरू हो गए। आपको यह जानकर दुख होगा और हैरानी होगी कि सिर्फ 72 घंटों के अंदर कलकत्ता में 6000 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। इतिहास के पन्ने में यह घटना ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से दर्ज है। इन दंगों के बाद लगने लगा कि विभाजन के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। भारत के 2 टुकड़े करके मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कायदे आजम बन गए। हालांकि जिन्ना सत्ता का सुख ज्यादा दिन भोग नहीं पाए और उनका 11 सितंबर 1948 में निधन हो गया। हालांकि मौत के 73 साल बाद भी जिन्ना अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं के दिलों में आज भी जिंदा है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूपी का चुनाव हो और पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चुनावों से दूर रह जाएं? आखिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी भाषण की बोतल से जिन्ना के जिन्न को निकाल कर ले ही आए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अखिलेश ने जिन्ना को इतना महान स्वतंत्रता सेनानी बनाकर पेश किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जिन्ना की तुलना नेहरू, पटेल और गांधी से करके अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में तुष्टीकरण की राजनीति का इक्का फेंक दिया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर हरदोई में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन शायद इसी बीच उन्हें अपने सियासी फायदे का ख्याल आया और वो जिन्ना की महानता के कसीदे गढ़ने लगे। अखिलेश ने अपने इस बयान से बीजेपी की झोली में एक रेडीमेड मुद्दा डाल दिया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था।
और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब योगी आदित्यनाथ ने अपने ही तेवरों में दिया और योगी तो योगी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक कदम आगे बढ़कर अखिलेश यादव को इतिहास के अच्छे जानकार से ट्यूशन लेने की सलाह दे डाली। ओवैसी की नजर भी उन्हीं वोटों पर है जिन्हें अखिलेश यादव अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको जरूरत है। अखिलेश यादव शायद मुस्लिम वोटों की लालच में थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे और जिन्ना पर फिसल गए। देश को बांटने वाले जिन्ना को आजादी का नायक बताने के पीछे अखिलेश का जो तुष्टीकरण वाला प्लान है, उसे भी आंकड़ों की मदद से समझिए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो यूपी की 143 विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं। इन 143 सीटों में 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। इसमें 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। अखिलेश यादव को लगता है कि जिन्ना को नायक बताने के पुराने और घिसे पिटे फॉर्मूले से भारत का मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा और उन्हें वोट दे देगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते हैं। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। जिन्ना वाले बयान की क्रोनोलॉजी भी गौर करने लायक है। पाकिस्तान की जीत पर पटाखों का शोर अभी थमा नहीं था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर जश्न मना रहे लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने हाल ही में एक्शन लिया है। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव को जिन्ना में अपार संभावनाएं दिखाई दी, इसीलिए अब पूरी बहस में भारतवादी और जिन्नावादी जैसे शब्द आ गए हैं। खेल में अगर भारत की पराजय हो जाए और पाकिस्तान की जीत हो जाए और पाकिस्तान की जीत में जो खुशी मनाते हैं तो उनके अंदर तो जिन्ना की ही आत्मा वास करती है, ऐसा मैं मानूंगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। इस राजनीतिक टकराव में मायावती की टिप्पणी भी दिलचस्प है। मायावती अखिलेश यादव के बयान को बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी जुगलबंदी बता रही हैं। समाजवादी मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया उनका बयान और उसे लपककर भाजपा की प्रतिक्रिया, यह इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत व इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि यहां यूपी विधानसभा आम चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। यूपी चुनाव में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव इस समय टेस्ट मैच वाली लॉन्ग टर्म राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि T20 खेलना चाहते हैं। उन्हें मुद्दे ऐसे चाहिए जिससे कम समय में ज्यादा तुष्टीकरण हो, ज्यादा असर हो और वोटर बस खींचा चलाए। प्रशांत पाठक और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार धनतेरस पर गोल्ड की बिक्री का नया रिकॉर्ड बन सकता है। सोने की डिमांड में तेजी की उम्मीद को देखते हुए ज्वेलर्स बीते 3 महीने से इस डिमांड को पूरा करने की तैयारी में जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर सोने की खरीदारी 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है, जो दिवाली पर भी नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। फेस्टिव सीजन में देश में क्या नहीं बिकता। गाड़ियां बिकती हैं, घर बिकते हैं, मोबाइल समेत तमाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकते हैं। देश में साल भर में होने वाली कुल बिक्री का 30 से 40% सामान त्योहारों के दौरान बिकता है। इस बार तो हर सामान की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। कुछ इसी तरह सोने की बिक्री भी इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद घटी कीमतों ने जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है,
उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन पॉलिश के अंदर 27.74 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 153.98% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लेटिनियम ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड अमेरिका के अंदर होने के कारण 234.84% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेडेड गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा 64.42% और लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है 212%, 71% का ग्रोथ अभी दिखने को मिल रहा है। मैं आज शॉपिंग करने आई थी, स्पेसिफिकली दिवाली की सीजन चल रही है, प्लस अभी गोल्ड का रेट इज बेटर, तो वेडिंग सीजन आ रही है, तो मैंने कहा आज शॉपिंग कर लेता है। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन त्योहारों के सिलसिले के बीच धनतेरस सोने की खरीदारी का सबसे बड़ा दिन है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक धनतेरस में सोना पिछले 40 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। IBJA के मुताबिक दशहरे में सोने की बिक्री 20 साल में सबसे ज्यादा रही है। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक पिछली धनतेरस पर 40 टन सोने की बिक्री हुई थी, जो 2019 से करीब 30% ज्यादा थी। 40 टन सोने की कीमत 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि 2019 में बिके सोने की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस साल शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जोरदार बिक्री होगी। ये साल पे सभी जो कारण जो है वो फेवरेबल रहे। पहले तो गोल्ड रेट काफ़ी कम हो गया, जो एकदम बढ़ गया था, उसके कंपैरिजन में लोगों को जिसको आगे शादी है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में कोरोना का जो माहौल था वो भी थोड़ा लाइट हो गया, और ये सभी देखते हुए अभी जो है वो सभी फेवरेबल होने के कारण से गोल्ड का बिक्री अच्छी हो रही है। बिक्री के बढ़ने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन के दौरान घर में रहने पर हुई बचत भी है। काफी लोग बीते 1.5 साल से घरों में रह रहे हैं और देश या विदेश में कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा इस दौरान लोग आयोजनों से भी दूर रहे हैं। रेस्टोरेंट और आउटिंग जाना भी काफी हद तक बंद रहा है। ऐसे में शादी ब्याह और पारंपरिक बिक्री के साथ ही इस बचे पैसे से भी लोग सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए गोल्ड की खरीदारी करेंगे। आदित्य के राणा, आज तक।